यहाँ पेज नंबर ये अपना है 717। मानव चक्र में से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे युग चक्र चलता है, जिसके अंदर सिंबॉलिक एज, फिर ये दूसरी टाइपल, फिर कन्वेंशनल। तो समाज के परंपरा प्रधान युग की प्रवृत्ति होती है निर्धारित करना, दृढ़ता से व्यवस्थित करना, विधि नियमादि को औपचारिक रूप देना, कठोर वर्गों और स्तरानुक्रमों की एक प्रणाली खड़ी करना। कठोर वर्ग खड़े कर दिए समाज के अंदर, फिर बाद में स्तरानुक्रम, ये स्तर परंपरा है। धर्म को रूढ़िबद्ध करना, शिक्षा और प्रशिक्षण को पारंपरिक और अपरिवर्तनीय रूप में बांधना, विचार को अचूक अधिकारी सत्ताओं के अधीन करना, उसके अनुसार उसे जो मनुष्य का संपन्न जीवन प्रतीत होता है, उसी पर अंतिमता की मुहर लगा देना। फाइनल यही है। मतलब जो संपन्न जीवन प्रतीत होता है कि ये संपन्न जीवन है, उसी को कहा बस ये फाइनल है। तो इसलिए वर्तमान में आध्यात्मिकता के विषय में भी जब आप विचार करते हो, वो विचार भी बहुत एक एक दायरे के अंदर ही होता है वो विचार। क्योंकि संपन्न जीवन की परिभाषा एक बड़ी विचित्र तरीके की परिभाषा है। ये समझाना भी अपने आप के अंदर इतना भारी काम है, समझ में नहीं आती है कि ये तो संपन्न है ही, ये वाली बात तो ठीक है ही, नौकरी लग गई इसमें आप प्रश्न कर रहे हो, इसमें क्या बात कर रहे हो ये? भई अपनी-अपनी बात, अपनी-अपनी ये चीज़, ये सब भ्रमित बातें हैं, सब टोटल भ्रमित बातें हैं। पर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर संपन्न जीवन प्रतीत होता है, उसी पर अंतिमता की बस फाइनल यही बात है, मुहर लगा देना। मतलब आप ये देखिए कि श्री अरविंद के इस विचार को एप्रिशिएट करने वाला भी कि इसको समझ सके, ये भी मुश्किल है। और जो इससे भाव से भावित होके यदि ये जीवन अपना लेता है, वो इसको फ्रेश रख पाए, ये एक बड़ी बात है। इसमें बहुत कि सारे समय ये क्लैरिटी रख पाना और इसके ऊपर चल पाना, ये भी एक बात है। समाज के इस परंपरा प्रधान काल का अपना स्वर्ण युग तब होता है, जब मतलब इसका हाईएस्ट पीक कब है? परंपरा प्रधान युग जो है उसका स्वर्ण युग तब होता है, जब जिस आत्मा और विचार ने इसके रूपों को प्रेरित किया था, वे सीमाओं में बंद हो जाते हैं। हालांकि अब भी जीवित होते हैं, जो अभी तक पूरी तरह से चारदीवारी में बंद नहीं हुए हैं, अभी गला घोटकर मार नहीं दिए गए हैं। और जिस संरचना में वे बंधे हैं, उसकी बढ़ती कठोरता से पत्थर नहीं हो चुके हैं। तो आप संस्था के अंदर हो, आपने एक तय किया, मंदिर का निर्माण किया, उसमें तय किया अपन इस समय भोग लगाएँगे, ये करेंगे। व्यक्ति जिसने स्वयं ने ये मंदिर का या व्यवस्था का निर्माण किया वो है, वो स्वयं उस व्यवस्था के अंदर आ गया। इस समय भोग लगाना है, इस समय ये करना है। रोज़ भावना उमड़ के आए, आए, नहीं आए, नहीं आए। और वो व्यक्ति चला गया, उसके बाद तो केवल परिपाटी लीक पीट रहे हैं। उसमें वो वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए जिस जीवंत विचार जिसने इसको इतना मूव किया कि अपन एक ठाकुर जी का मंदिर बनाते हैं, वो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो उसको जीवंत कर लेता है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। वह स्वर्णयुग प्रायः अपनी बिल्कुल निर्धारित व्यवस्था, संतुलन, उत्कृष्ट सामाजिक संरचना, एक व्यापक और भव्य योजना के अनुरूप हिस्सों की सराहनीय अधीनता के कारण आने वाली संततियों के दूरस्थ दृष्टिपात को बहुत सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। ये आपको बहुत अच्छा लगता है ये। समाज की व्यवस्था एकदम देखो कितनी परफेक्ट चल रही है। ये काल रहे तो आप ये कहते बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आज के लोग पीछे मुड़ के जब ये कि
पिताजी की आज्ञा पालन बेटा एकदम आँख बंद करके कर रहा है, ये कर रहा है। आपको वो युग बड़े आकर्षक लगते हैं और जो वेद के समय जो फ्रेशनेस थी, उसका कोई सेंस रहता नहीं। अब कौन-सी वाली बात को कहाँ रखें, कैसे रखें, कुछ पता नहीं। इस प्रकार एक समय आधुनिक साहित्यकार, कलाकार अथवा विचारक यूरोप के मध्य युग को प्रायः सराहना तथा उसके प्रति उत्कंठा की दृष्टि से देखा करता था। वह कविता, कुलीनता, आध्यात्मिकता की दूरवर्ती प्रतीति में उन कठोर युगों की बहुत सारी मूर्खता, अज्ञानता, अधर्म, क्रूरता और उत्पीड़न को, उस दुख और विद्रोह को भूल जाता था। ये पश्चिम की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, जो इन सुहावनी सतहों के नीचे खदबदा रहे थे। आज भी पीछे देखने हमारा परिवार बड़ा विशेष था। ये तो हर जने के अंदर है। हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारा ये हम भी कुछ विशेष थे। हम भी जब काम करते थे, हमने खूब विशेष कार्य किए और पीछे मुड़ के इस युग की ओर जो परंपरा प्रधान है, क्योंकि परंपरा के अंदर कहीं कोई फ्रेशनेस नहीं, कुछ नहीं, उसको कर रहे हो कि हाँ, मशीन बढ़िया चल रही है ये, और जो मशीन जीवित है, उसका आपको सेंस नहीं, क्योंकि उसमें नवीनता आती रहती है। तो उसके अंदर कोई एक ज्योमेट्रिक शेप नहीं बनती। शेप नहीं बनने के कारण नवीनता को आप ये कह देते हो कि मशीन में रोज नई-नई समस्याएँ आती हैं, वो समस्याएँ नहीं हैं। आप कह रहे बिल्कुल सेट एकदम बढ़िया चल रहा है, इतनी बजे यहाँ फूल आ जाते हैं, इतनी बजे जस जाता है। सब कितना बढ़िया है ये आश्रम, क्योंकि आपके तय दायरों के अंदर बढ़िया चल रहा है एकदम। जो बुर्जुआ आदर्श हैं, उनके अंदर खूब ठीक चल रहा है और वो हो नहीं हो, अगर आपको नमस्कार है, तो काम बन गया। आपकी प्लेट बढ़िया किसी ने देनी शुरू कर दी, आप कह रहे मौज हो गई। वही जहाँ-वहाँ घर्षण हो, आपके भोजन देने के अंदर, वहाँ के गड़बड़ हैं ये लोग, चाहे वो कुछ भी बढ़िया कर रहे हों। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को यदि आप बारीकी से देखें, तो ये इसमें इतनी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो इतिहास जिस दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है, ये उसपे पहली बार क्वेश्चन उठता है, पर अब ये मानसिक सुरुचि चाहिए इन सारी बातों के लिए, जो नहीं पाते। पाते ही नहीं इन बातों के लिए सुरुचि। तो एवं इस भूल जाता था दीनता और क्रंदन को, जो इसके शोभनीय अग्रभाग के पीछे छिपे पड़े थे। इसी प्रकार धर्मनिष्ठ आदर्शवादी हिंदू शास्त्र के ज्ञानपूर्ण नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करने वाले पूर्णतया सुव्यवस्थित अतीत समाज की ओर दृष्टि करता है, पीछे दृष्टि करता है, और यही उसका स्वर्ण युग है। तो एक जना आया, क्या पिछले दिनों वहां पौंडीचेरी के अंदर बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। मैंने कहा उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी? कहते व्यवस्था एकदम परफेक्ट, सारा क्रम ये वो। मैंने कहा कंटेंट क्या था उसका? वो जो चर्चा परिचर्चा थी उसका कंटेंट क्या था? क्या चीज़ निकल के आई? वो सूत्र नहीं थे। ये बिल्कुल समय से अपना काम करते हैं, क्योंकि आज हम इतने नीचे गिर चुके कि इन चीज़ों को ही ग्लोरीफाई करके ये कह रहे हैं भई ये तो विशेष बात है, जो कि ये तो बात ही नहीं है कोई। हमने पूरी कक्षा में क्या चर्चा की, यदि ये मूल बात करी जाए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए उसका स्वर्णिम युग क्या है? सब चीज़ें एकदम व्यवस्थित हैं भई, पूर्णतया सुव्यवस्थित, बढ़िया चल रहा है। इसमें कोई फेर-बदल नहीं, कुछ नहीं। जो कि यूरोपीय स्वर्ण युग की, जिसमें ऊपर से दिखने वाले स्वर्ण अधिकांशतः चमकाया हुआ कठोर तांबा ही था, जिस पर स्वर्ण की केवल एक पतली-सी परत चढ़ी हुई थी, तुलना में एक अधिक उत्कृष्ट था, परंतु फिर भी था मिश्र धातु का ही युग, सच्चा सत्य युग नहीं। तो आपको कितनी-कितनी संस्थाएँ, कितने-कितने विचार, ये कितने सुंदर तरीके से सामने प्रस्तुत करते हैं, जाके नज़दीक देखते हो कि नहीं ये बात तो नहीं बनेगी इसमें तो। तो जितनी परंपराएँ हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितनी विचारधाराएँ हैं,
ये अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि मानव की समस्याएँ ये मिटा देंगी, पर यदि आप में कुछ समझ हो, तो आप कह देंगे इससे नहीं होगा। केवल जो श्री अरविंदो और माँ कह रहे हैं, वो ही इस मूल तक जाता है समस्या की, दूसरे तो उसको पोज़ ही नहीं कर रहे। पर ये समझाना भी इतना भारी है, ये समझाओ किसको? भई ये तो जो समझे हुए हैं, जो एक इस मार्ग के ऊपर आ गए, वो एप्रिशिएट कर लें तो एक भारी बात है, उससे जूझना पड़ता है। जो है ही नहीं इस खेल के अंदर, उनकी तो बात ही क्या है। समाज के इन परंपरा प्रधान कालखंडों में वास्तव में बहुत कुछ ऐसा होता है जो वास्तव में उत्कृष्ट और ठोस और मानव प्रगति प्रगति के लिए सहायक होता है। पर फिर भी ये ताम्र युग ही होते हैं, सच्चे स्वर्ण युग नहीं। वे ऐसे युग होते हैं जिनमें जिस सत्य को पाने पाने के लिए हम यत्न करते हैं वह अनुभूत नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम बार-बार, बार-बार ये रिमाइंड करते हैं, आप जो कह रहे हो सूत्र बना के बस ऐसे कर लो, बस ऐसे आध्यात्मिकता हो जाए। गीता बस हमने सारांश एक पैराग्राफ में दे दिया, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए वो चीज़ें अनफाउंडेड हैं, पाँव नहीं है उनके। केवल उसके किसी क्षुद्रांश को ही विस्तारित किया जाता है, उसका अथवा उसकी पूर्ण बाह्य आकृति की कोई कलापूर्ण नकल बना दी जाती है। जो उसका वास्तविक सत्य होता है, वह जीवाश्म होने लगता है। जीवाश्म क्या होता है? जो आपको फॉसिल्स मिलते हैं, पत्थर के अंदर ये इसी को ढूँढ-ढूँढ के कि भई देखो उस समय ऐसी मछली रही होगी, उस समय ऐसा कीड़ा रहा होगा, पंख आने शुरू हो गए, जीवाश्म। और नियम, व्यवस्था तथा परंपरा के कठोर समुदाय में उसका विलीन हो जाना अवश्यंभावी हो जाता है। ये उसका जो जिसने कोई कुछ अपनाया, आप साधना में आ गए, जीवाश्म बन गए आप। इसका कारण यह है कि रूप, आकार सदैव प्रबल रहता है और आत्मा पीछे की ओर हट जाती और क्षीण होती जाती है। ये तो युग के हिसाब से है, पर यदि कोई सचेतन व्यक्ति हो, उसके लिए ये बात उसको ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे ये जीवाश्म बन जाता है, तो वो सचेत रहे, क्योंकि ये तो एक प्रकृति है इस तरीके की। वो तो जीवाश्म न बनने दे अपने आप को, ये ध्यान रखने की बात है, अगर कर पाए तो। गुरु की मौजूदगी ही इस चीज़ को रोक सकती है और कोई दूसरी चीज़ तो क्योंकि आप ऊँचे से ऊँचा भी कोई आदर्श बनाएँगे, वो तो ऑलरेडी जीवाश्म तो बन ही चुका है। गुरु की उपस्थिति आपको फ्रेश रखती है, अदरवाइज़ तो कोई भी और ये उसके लिए है जो वास्तव में प्रगति करना चाहता है। ये शायद ही कोई देखते हैं, ऐसा देखते नहीं, देखने में नहीं आती ये बातें। बोलना ये तो बहुत है, नुमाइश तो बहुत है, करना नहीं देखने में आता कि व्यक्ति मिलके किसी से अच्छा लगे, ये फ्रेश है, ऐसा कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है कि जो अपने उद्देश्य के अंदर भावित है, जो बातें सुंदर करता है, कम है। तो इसलिए नज़दीक बैठने से भी एक बार थोड़ा ये डर लगता है कि किसी के पास अपन बैठें, अच्छा नहीं लगता। अवश्य ही वह वापस लौटने, रूप को पुनर्जीवित करने, उसे संशोधित करने, किसी भी तरह जीवित करने और यहाँ तक कि रूप को जीवित बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे कि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। ये साइंटिफिक है, व्रत करना, टीका लगाना, ये करना, वो करना, प्रणाम करना सुबह उठ के, हम तो वही संस्कृति को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़े दिन हो सकता है आप उसमें जैसे डेड मशीन है, उसमें पंप मारते हो, वो थोड़ा-सा इंजन कुछ बोलता है, फिर वो अरे यार! तुम ज़बरदस्ती प्रयास कर रहे हो इसके पीछे। किंतु काल प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है। यह चीज़ धर्म के इतिहास में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। संतों तथा धार्मिक सुधारकों की प्रेरणा कितनी भी प्रबल तथा जीवंत क्यों न रही हो, परंतु समय पाकर उनके यत्नों का वास्तविक प्रभाव अधिकाधिक बिखरने तथा कम होने लगता है और खोखला हो जाता है। आत्मा के ये पीछे हटने की गति हम भारत की पिछली सहस्राब्दी में बढ़ते अंधकार और कमजोरी में देखते हैं। सबसे शक्तिशाली
आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के निरंतर प्रयास ने लोगों की आत्मा को तो जीवित रखा। मतलब ये अटूट तार बना रहा, इसीलिए हम आज ये बात कर पा रहे हैं। पर अब जैसे कल हमने बात करी मंत्र की, और माँ जिस मंत्र की बात कर रही है उसकी, ये पढ़ भले ही सकते हैं पर एक्चुअल में वो बात क्या है, कुछ पता नहीं। ये आपका एक अपना मंत्र होना चाहिए। हाँ, जहां तक मूल मंत्र की बात है, विचार कीजिए कि वो कौन सी चीज है जो आपको सतत पीछे बनी रहती है, जो आपके निर्णयों को मोल्ड करती है। आप सोचे आपके पीछे है, पर वो क्यों वो बंधनों को तोड़ने नहीं देती? और ऐसी कोई क्या चेतना होती है जो जो उन बंधनों को छिन्न-भिन्न कर देती है? वो क्या मानसिकता होती होगी? कि वर्तमान में तो आप मान के बैठे हैं, "भई मैं क्या करूँ? मेरी तो हेल्थ ऐसी है, मैं क्या करूँ मेरा?" ये कम्फर्ट ज़ोन आपके लिए ऐसा है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, उसको हमने कितना पोस रखा है। वो मानसिकता कौन-सी होती है, जो मूल मंत्र आपका, जो आपको हमेशा ही उद्दीप्त रखता है, वो होता किस तरीके का है? तो ये कह रहे हैं, जीवित तो रखा, पर प्राचीन मुक्त शक्ति की धारा तथा उसके सत्य और ओज को वे पुनरुज्जीवित नहीं कर सके, न ही परंपरा से जकड़े तथा निश्चेष्ट समाज में वे स्थायी रूप से जान डाल सके। सदैव एक या 2 पीढ़ियों के बाद ही परंपरागत की लोह परंपरावाद की लोह पकड़ इस नवीन आंदोलन पर पड़ी है। उसने इसके संस्थापकों के नामों को झपट कर हड़प लिया है। बड़े-बड़े साधु, बड़े-बड़े सन्यासी, संत, ये वो, परंपरा पे परंपरा चलती रही है। पर ऐसा लगता है कि यूँ तो अभी भी कितने-कितने साधुओं की, संतों की ये परंपराएँ हैं, और जो कॉमन एटमॉस्फियर है वो आप देखो क्या है। तो ये बीच की खाई क्यों है? ये कैसे है ये? और किसी साधक के जीवन को भी बारीकी से देखो तो लगता है अभी ये इसमें न कहा जाए कुछ तो ही बढ़िया है। ये एक बारीकी से देखने की बात है, इसलिए आमूल परिवर्तन के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्री अरविंद और माँ जिस आमूल चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पहले तो कोई व्यक्ति इस मार्ग का हो, उसके नज़दीक बैठ के भी आप देखो कि यार ये, मैं तो कम पाता हूँ ऐसा, कि बैठ के अच्छा लगे, जो आपको अच्छी बातें कुछ करता हो ना। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया यूरोप की पादरी परंपरा तथा कैथोलिक सन्यासी संप्रदाय के पुनः-पुनः नैतिक पतन में हमें दृष्टिगोचर होती है। और संस्कृतियों में तो बेचारों के पास कुछ था ही नहीं। कुछ सूफी आ गए, अब वो सूफी अकेला एक पूरे रात में तारा के जैसे है। दूसरे कोई उसकी सुनने वाले नहीं, बस उसके गीत गा लेंगे, थोड़ी देर उससे प्रभावित हो लेंगे, आज भी कहेंगे बड़े सुंदर हैं। फिर उससे वो कौन-सी चेतना है जो मूल मंत्र, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो आपके हर चीज़ को, जो पीछे बना रहता है आपके हर सामान्य से सामान्य गति के अंदर, कि माँ कह रही है बाल बनाने जैसी एक्टिविटी भी मेरी सामान्य नहीं होती, सामान्य चेतना में नहीं होती, कि गुरु के भाव में आप इतने भावित हो, ये कैसी होती होगी ये चेतना? तब फिर एक ऐसा समय आता है जब सत्य तथा परंपरा के बीच की खाई असह्य हो जाती है, इनटॉलरेबल हो जाती है, और बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों का उदय होता है। तब इसके अंदर कह रहे हैं कि यार ये हम कर ही रहे हैं विचार। विवेकानंद जी ने भी कहा, "अरे मूल तरीके से सोचना शुरू करो।" अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं, "हाँ, हमको समझ है," बोलने से डरते हैं, क्योंकि एक्सपोज़ नहीं करना चाहते। अहंकार इतना भयंकर है, वो अपने इस विचार को पोस रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैंने माँ श्री अरविंद को पढ़ा है, मैं ये हूँ, और यदि गलती से आपने साधना अपना ली तब तो कहना क्या? एक्सपोज़ करने से डरते हैं। सिद्धांतों, नियमों को निगल जाने वाले, ये नहीं मानते सिद्धांत और नियम को। ये महान व्यक्ति प्रतीकों, आदर्श रूपों तथा परंपराओं का दृढ़तापूर्वक
उग्रतापूर्वक अथवा बुद्धि के शांत प्रकाश के द्वारा खंडन करते हैं, बंदी गृह की दीवारों पर प्रहार करते हैं और अपनी वैयक्तिक बुद्धि, नैतिक आदर्श एवं हृदय की भावनाओं की सहायता से उस सत्य की खोज करते हैं जिसे समाज खो चुका है अथवा अपने ढोंगी लोगों में दफना चुका है। भाई और दूसरों की बात छोड़ दीजिए, जो माँ श्री अरविंद से जुड़े लोग हैं, पुस्तक सारे पढ़ते हैं, उसका क्या करते हैं वो? इसलिए किसी मूल किसी विचार को, अरे तुम कर क्या रहे हो? ये आके कोई कहता ही नहीं। बढ़िया सत्र चल रहे हैं, बढ़िया सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको कोई कुछ कहता ही नहीं। तो बताइए ये क्या है? और वो चेतना की स्थिति क्या है, जिसमें ये आपके इंटेंसिटी बनी रहती है? जो माँ कह रही हैं, अब वो देखिए आप वो किस रूप में पढ़ा जा रहा है और जो कह रही हैं, वो इतनी ट्रिवियल बात कह रही होंगी माँ। तो वो पढ़ने के बाद भी वो बात तो जीवन में आई नहीं। तो ऐसे मूल जो लोग, जो सारी उस व्यवस्था को कि एक बार इसको हटाओ, क्योंकि ये आपको लाभ नहीं पहुँचा रही। भई हम तो सारे उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो इन चर्चा, परिचर्चा, सत्र ये वो, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, प्रश्न ही नहीं उठे कभी, कभी ये बातें ही नहीं उठी, कभी ये कहा ही नहीं कि ये वो तो इनफैक्ट उनको लेजिटिमेट और ठहरा के चले जाते हैं कि नहीं, नहीं आप बढ़िया कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका जीवाश्म बन जाता है, नए ऐसे लोग सामने आने की आवश्यकता बन जाती है, अरे क्या कर रखा है ये जीवन का? ये कहने की जिसमें पहले तो खुद में हो, दूसरे उसको स्वीकार कर पाएँ, ऐसे लोग फिर नई क्रांति लेके आते। तभी धर्म, विचार तथा समाज के व्यक्ति प्रधान युग की रचना होती है। प्रोटेस्टेंट युग का, तर्क के युग का, विद्रोह के युग का, प्रगति तथा स्वतंत्रता के युग का प्रारंभ हो गया है। यह एक आंशिक और बाह्य स्वतंत्रता होती है, जो अपने से पहले के परंपरा प्रधान युग के प्रभाव के कारण अब भी इस विचार में झलक जाती है कि सत्य को बाह्य रूपों में पाया जा सकता है, जो व्यर्थ ही सपने संजोती है कि यांत्रिक प्रणालियों द्वारा पूर्णता साधित की जा सकती है। फिर भी मानव जाति के आत्मपरक युग के लिए यह एक आवश्यक गलियारा है, क्योंकि ये कहता है मेरे को, वो जो पहले का व्यक्ति था वो कह मैं बता रहा हूँ तेरे को शास्त्र, मैं बता रहा हूँ नियम। ये कहता है यार हम खुद प्राप्त कर लेंगे, हम पाएँगे, हम खोजेंगे इसको। तो वो प्रश्न खड़ा कर देता है। प्रश्न खड़ा करके जो आपका सब्जेक्टिव ऐज है, उसके लिए आवश्यक एक पैसेज है, एक गलियारा है, जिससे गुजरकर मनुष्य को अपनी गहनतर आत्मा को, एक नई ऊर्ध्वगामी धारा को या सभ्यता के नए आवर्तनशील चक्र को पुनः प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाकर वापस जाना है। कितनी गंभीर बातें हैं ये, पर ये किससे करो, मैं तो पाता हूँ ये कितनी भी करो ये समझाई जाना बड़ा मुश्किल है। अंगुलियों पे गिन सकते हो जिनको वास्तव में ये बात समझ में आती है। जीवन में तो कम देखते हैं। बातें हाँ, करेंगे, पर ध्यान से उनके एक्ट्स देखो तो उसमें मौन रहना ही ज़्यादा बढ़िया है, कि चीज़ें वही है, उनका उनका प्री ऑक्यूपेशन वही हेल्थ, वही अपना खाना-पीना, वही अपना वेल-बीइंग, और थोड़ा-सा मेरे को भी अच्छे दृष्टिकोण से देखें, मैं भी कुछ हूँ, मैं ये कहाँ श्री अरविंद का विचार, कहाँ ये। तो ये तो इंतज़ार ही चल रहा है कि कोई आएगा इसके अंदर सामने, और ये इंतज़ार बना ही रह रहा है। व्यक्तिवाद और तर्क बुद्धि का युग पंकज इस हाँ, पंकज सर, लास्ट पैरा नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ। ये अ पार्शियल एंड एक्सटर्नल फ्रीडम अ, स्टिल बी ट्रू। तो ये लास्ट पैरा, अपने यह लास्ट ये लाइन। यह एक आंशिक और बाह्य स्वतंत्रता होती है। हाँ जी, अ पार्शियल एंड एक्सटर्नल फ्रीडम स्टिल बी ट्रू, हाँ, ये पूरा पैरा, ठीक। पैराग्राफ में आया था। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैं इसकी एक लाइन पहले से बताता हूँ। ये जो लोग आते हैं, जो विचार करते हैं, जैसे आपके
फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आई? भाई उसने 3 विचार लाके सामने रख दिए। आपके फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। फ्रीडम इसलिए क्योंकि यहाँ ये नहीं आई ये क्रांति, ये पश्चिम में आई क्योंकि वहाँ आप लगातार परतंत्रता के अंदर हो। किसी ने आपको नाइटहुड दे दी, तो नाइट आप हो गए, मतलब कुलीन हो गए आप, अभिजात वर्ग के हो गए आप, अदरवाइज़ आप वहीं। तो लोगों ने कहा यार ये चल क्या रहा है? गुलाम है वो गुलामी करते आ रहा है साहब। इतनी भयंकर तकलीफ, समानता का कोई मतलब ही नहीं। सब मतलब भारत के अंदर आप जात-पात की बात करते हो, यहाँ ये वाली बात ही नहीं है और वहाँ असमानता। नहीं तो समानता आए क्यों? ये आदर्श को सामने लाने की क्या आवश्यकता है, ये सोचिए आप। बार-बार ये सुविधाजनक है भारत की संस्कृति के ऊपर आघात करना। यहाँ ये अरे तुमको सेंस ही नहीं है, यहाँ कभी ये क्रांति का मतलब ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। पश्चिम में क्यों आई ये क्रांति? असमानता भयंकर। इनफैक्ट इन्होंने तो ये पद्धतियाँ बना ली कि व्हाइट्स जो हैं वो तो टॉप मोस्ट हैं, वो तो भगवान की ही रेस है। ब्राउन से इन बिटवीन है, ब्लैक्स हैं वो तो पशु हैं। मतलब चाकू-छुरी आपको चेक करनी है तो उनके मार के चेक कर लो, लकड़ी पे क्यों खराब कर रहे हो? तो इसको तोड़ने के लिए और फिर बाद में पोप बताएगा आपको, हम लोग हैं, हम व्याख्या करेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते ये किस तरीके का युग था। तो इसके ऊपर आघात करने के लिए जो लोग शुरू के अंदर कोशिश करी होगी आवाज उठाने की, उनको तो साइलेंस कर दिया गया। करोड़ों-करोड़ों लोग, औरतें विचेज़ कह के जला डाली गईं। नया इन्वेंशन आप सामने नहीं लेके आ सकते कि ये स्टीम इंजन चल जाएगा। वो कहते भैया इसका तो पता नहीं, मार डालेंगे वो। आप ये सोच नहीं सकते कि किस तरीके का माहौल, किस तरीके की बात। उसके अंदर नवीन विचार का आना वो एक उसको एकदम तोड़ के बाहर फेंक देता है। नहीं मानेंगे इसको। पर ये क्रांति आई, स्वतंत्रता के नाम पे क्या हुआ? आपने इस विचार को सामने लाके रखा। पर जो समाज स्वतंत्रता के ऊपर आधारित हुए, स्वतंत्रता किसकी? इसलिए वो स्वतंत्रता के ऊपर रह नहीं पाए। जिन्होंने समानता का आदर्श लिया, जो कह रहे साम्यवाद या ये वाद, समाजवाद, पर साम्यवाद, वहां जिस आधार के ऊपर जब वो टूटा सारा का सारा रशिया, रोने वाला ही कोई नहीं बचा। सब समान है, सब सब अपने देश के लिए काम करो, सब बस व्यवस्था के लिए काम करो, सब में ये आदर्श रूप में होती ही नहीं ये बात, कभी चलती ही नहीं, इसलिए वो भी टूट गया। तो ये विचार आए ज़रूर, तो ये क्या कह रहे हैं? तभी धर्म, विचार तथा समाज के व्यक्ति प्रधान युग की रचना होती है। भई विचारक तो एक सारा कोई युग थोड़ी खड़ा यूँ खड़े हो जाते हैं। एक जना आता है, सबको कहता भाइयों जागो, देखो ये बात हो रही है। तो दूसरे फिर बाद में कहते हैं हाँ, 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 ये कुछ तो ऐसा है। भई मेरा संपर्क तो उनसे जो पढ़ रहे हैं माँ श्री अरविंद की पुस्तकें, उस सोसाइटी के लोग, ये लोग, फिर भी मैं कह रहा हूँ विचार तक नहीं बता पा रहे, समझा नहीं पा रहे। ऐसी वीरानगी, क्या विचार और कहाँ उनका वो क्या कर रहे हैं उसका ये समझ ही नहीं आ रहा। व्यक्ति प्रधान युग, फिर बाद में कोई आके प्रश्न करता है इसके ऊपर। प्रोटेस्टेंट युग, तर्क के युग का, विद्रोह के युग का, प्रगति तथा स्वतंत्रता के युग का प्रारंभ हो गया है। क्योंकि आप सोचते ही विद्रोह हो जाएगा। वर्तमान में आपने तय मान लिया। मैं कल भी कह रहा था आप माँ के लिए संकल्प कर लोगे मेरा जीवन आपका है, तो आपके जीवन में विद्रोह आ जाएगा। इसलिए आप क्या कहते हो नहीं, नहीं नौकरी करना तो अच्छी बात है, परिवार का पालन करना तो अच्छी ही बात है। अब इसमें माँ इस साँचे में जितना भर सके उतना भर दो। नहीं, नहीं इससे आगे थोड़ी हम बात करेंगे कि विद्रोह आ जाएगा।
आप अगर इंडिपेंडेंटली सोचने शुरू कर देते हो, तो आपका इंडिपेंडेंसी इतनी है कि वो आपको जो मोल्ड दे रखा है, उसमें घूम लो आप थोड़ा बहुत, बस। उससे ज़्यादा तो विद्रोह आ जाएगा। तो इसलिए जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, विद्रोह तो आ ही जाना है, सहज है ये बात। प्रगति तथा स्वतंत्रता, और अगर विद्रोह आएगा, तो सीमाएँ तोड़ देगा आपकी, प्रगति होगी, फ्रीडम महसूस करोगे। कम्फर्ट ज़ोन में फ्रीडम नहीं है, वो तो अजगर है, वो निगल जाएगा आपको। आप अपने साथ ही बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं वो इसमें कंफर्ट ज़ोन में नहीं है, वो और भारी खतरे से खेल रहा है। यह एक आंशिक और बाह्य स्वतंत्रता होती है, क्योंकि स्वतंत्र तो आत्मा के आधार पे हो सकते हो, इन आधारों पे नहीं हो सकते। तो बाहरी रूप इतना भयंकर रूप से आपके लिए स्ट्रैंग्युलेटिंग हो गया था, तो आपने कहा एक बार तो इसको तोड़ो, होगी सो देखी जाएगी, ये तो तोड़ो। तो व्यक्ति आता है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति इस तरीके के आते हैं और वो इसको तोड़ डालते हैं। तो एक बार ये लगता है अरे रिलीफ आई इसमें। आंशिक और बाह्य स्वतंत्रता होती है, जो अपने से पहले के परंपरा प्रधान युग के प्रभाव के कारण अब भी इस विचार में झलक जाती है कि सत्य को बाह्य रूपों में पाया जा सकता है। बाह्य रूपों में तो आप क्या करते हो, स्वतंत्रता, समानता, इस आदर्श के लिए, स्वतंत्रता के लिए नियम बनाओ, शांत रखने के लिए जोर-जोर से लाउड स्पीकर बजाओ, शांत रखो। आप प्रजातंत्र के नाम पे क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हर व्यक्ति को राइट है, और ये करने के लिए जो तंत्र बना दिया उसमें एक्चुअल राइट है ही नहीं। क्यों? इसमें आपने ये कहा कि जो सत्य है वो बाह्य रूप में मिल जाएगा। तो आपको स्वतंत्रता है, सबको समानता मिल जाएगी, एक गवर्नमेंट तैयार कर लो। ऐसा करके आपने उसी चीज़ के हाथ में वो चीज़ वापस दे दी। यही हो गया ना? तो सत्य को बाह्य रूपों में पाया जा सकता है। आप ये सोचते हो जबकि सत्य है फ्रेश। कल मंत्र की भी यही बात चल रही थी। आप ध्यान से उनको देखिए जो मंत्र जप रहे हैं। उनसे ये पूछिए, उनके मंसूबे हैं उसके पीछे। तो इसलिए बाह्य रूप के बिना तो सब आपके साइकोलॉजी में भी जो आप चिंतन करते हो, ये भी बाह्य रूप ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मूल मंत्र की चेतना कैसी होती होगी जो सब समय माँ के लिए मुड़ी रहती है। माँ की ओर हमेशा स्पंदित होती रहती है। उसके कर्म, उसके चिंतन, उसके विचार, वो तो सारे उसके बाह्य रूप हैं। आप क्या सोचते हो क्या है, वो तो सारे उसके रूप हैं। जो व्यर्थ ही सपने संजोती है कि यांत्रिक प्रणालियों द्वारा पूर्णता साधित की जा सकती है। कर रहे हैं ना हम। लोकपाल के द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा हो जाएगा, या फिर आपके खुद की महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसके आधार के ऊपर हम वेद का भी आयोजन कर लेते हैं। उससे वैदिक समय आ जाएगा। वो तो बेचारे खुद ही कह रहे हैं हमको तो ये श्री अरविंद का वेद रहस्य समझ नहीं आया। पर क्योंकि आयोजन मैंने किया है इसलिए मैं ये कहता हूँ इससे नहीं, प्रभाव आएगा। यांत्रिक प्रणालियाँ वही यांत्रिक चीज़ें चल रही हैं। हमारी सारी सोसाइटी सारी ये यही कर रही हैं। कोई कहने वाला ही नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। वही यांत्रिक प्रणालियाँ, इसको और परफेक्ट कर दो। परफेक्ट, अब घर प परफेक्ट कर दो, इसमें ये परफेक्ट कर दो। बाहरी चीज़ें तो आप कर लोगे, भीतर का तो ये युग के अंदर भी धीरे-धीरे आपने उस साँचे को तो तोड़ दिया था पहले को, लगा आपको कि आप साँचा तो तोड़ दिया, पर ये पाते हो कि फिर वही साँचा वैसा का वैसा बना हुआ है। फिर भी मानव जाति के आत्मपरक युग के लिए, मतलब सब्जेक्टिव ऐज में प्रवेश करने के लिए एक बार ये साँचे को तो छिन्न-भिन्न, जैसे कि ये पुनर्जागरण आया यूरोप के अंदर। एक्चुअल में तो आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से, तब कुछ सेंस आएगा कि क्या हुआ, और अल्टीमेटली उसके आधार पे कुछ देश बने, और बाद में फिर वो खत्म। कितनी मुश्किल से ये स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, तो अगर कोई वो इस स्वतंत्रता वाला व्यक्ति आके आज भारत की स्थितियाँ देखे, वो कहता है यार ये क्या हुआ?
इसके लिए इतनी मेहनत करी थी। हम तो और दूसरी चीज़ के पहले कम से कम शत्रु सामने नज़र तो आ रहा था, अब तो शत्रु और भीतर बैठा है। तो ये समस्या का एक चक्र है एक तरीके का। फिर आप एक सर्टेन चीज़ को तोड़ते हो, सोचते हो अरे इतनी फ्रीडम तो करो, फिर पाते हो कि नियम विधान का फिर एक आपके चारों तरफ एक कोई घेरा बन गया। तो इस तरीके का ये चलता रहता है। असेंडिंग स्पाइरल है ये। तो माँ श्री अरविंद का आगमन, आप सोचिए कि ये एकमात्र एक ऐसी आशा है, और कहीं आप सारा अध्ययन कर लीजिए, कहीं कुछ सेंस ही नहीं आता कि पर्सपेक्टिव ही नहीं आता, हो क्या रहा है। ये कम्युनिकेट करना भी इतना मेरे को तो कई बार भारी सांस आती है इसमें कि कैसे बताएं इस विचार को, कैसे सामने रखें, क्योंकि आपका तय दायरा तोड़ने भी ही तैयार नहीं हो, तो मतलब आपको दिख ही नहीं रही ये बातें। ठीक है ये पैराग्राफ। हाँ जी। कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा है थोड़ा बहुत। बाकी कितने गंभीर विचार हैं श्री अरविंद सामने क्या लेके आ रहे हैं, आप ये देखिए। इस आधार पे पृथ्वी को देखो, इस आधार पे अब कहां दूसरी बातें रह जाती है। ये चीज सामने लाना ही करने लायक काम है। इसमें और कोई प्रश्न है दीपक जी? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। यही मैं कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है ये। मैं आपको उदाहरण और ये चीजें तो दे रहा हूं, पर जो खुद मैं महसूस कर रहा हूं वो मेरे को लगता है अभी कैसे शब्द इकट्ठे करके कैसे दें, क्योंकि ये पढ़ने लोगों से कम हम्म, ये तथ्य बाहर आने से कम ये पता चल रहा है। पहले एक लगता था कि एकदम ही सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यह युग चक्र का एक हिस्सा है। इस गलियारा से होके गुजरने की हमारी एक बाध्यता है। से गुजर करके ही हम वहां पहुंच सकते हैं। कम से कम इतनी स्वीकारोक्ति यहाँ पे आ रही है। हाँ, एक चक्र समझ में आए, धीरे धीरे मानसिक विकास हो। पर ये वाली बात तो अभी भी बनी हुई है कि अच्छी बात किसी के नजदीक बैठ के नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने, इसीलिए मैंने कहा एक उस चेतना का जस्ट कल्पना कीजिए जो जो मंत्र लिए हुए है, जिसके पास बैठ के भी आपको मंत्र महसूस होता हो, कम मिलते हैं। नहीं तो वही खाने पीने की बातें, महत्वाकांक्षा किसी की पूरी हुई नहीं हुई, शरीर की, प्राण की, या उससे तो ऊपर जाते ही नहीं, बस उसी में शेड्स का अंतर आता है। इंतजार करते रहते हैं क्योंकि एक प्यास रहती है जैसे अच्छे संगीत की, अच्छे अरे कोई सुंदर चीज कानों को सुने, अच्छा साहित्य, अच्छी चीज, प्यास सी लगी रहती है, पूर्ति कम होती है। केवल माँ श्री अरविंद में होती है। बाकी तो जो बाहरी रूप देखते हैं भ्रमित हैं एकदम। आध्यात्मिकता के सो कॉल्ड रूप हैं, वो तो और ज्यादा भ्रमित हैं। पर अब ये आप कंपेयर करो, कैसे बताओ कैसे इसको। घोर अंधकार है माँ श्री अरविंद के बिना तो, एकदम अंधकार है। इसके लिए कोई क्यों नहीं तैयार हो रही, ये समझ ही नहीं आ रही कि वो ये ढांचा उसको तोड़ने के लिए, अरे भाई नहीं कर पा रहे, वो तो एक बात है। मैं कोशिश करता हूं, कर नहीं पा रहा, वो तो ठीक है, पर चला चला के प्लानिंग करके वो काम, वही काम, ये तो कैसे कर सकते हैं? ये तो इनकंसिस्टेंट बात है कि आप अभीपसा भी रखते हो और वो प्लानिंग करते हो जो उसका खंडन करती है। ये तो कैसे हो सकता है? मैं पर्याप्त नहीं कर पा रहा, इनसफिशियंसी तो हो सकती है। पर मैं कहूँ कि मेरे अंदर अभीप्सा एक चीज़ की है, कर्म दूसरी चीज़ रहा हूँ। आपके जीवन का आकलन करके देखो, वो आपकी अभीप्सा का दर्पण है क्या? क्यों मैं तो नज़दीक अगर बैठ के बात करो तो वही मुद्दे, वही सारी चीज़ें, अपने पॉइंट्स ही एक सैंपल ही लेके उठते हैं कि भई अभी नियम तो वही है जो पुराने जगत का है वही। व्यक्ति अच्छी बात तो करता नहीं। उसकी महत्वाकांक्षाएँ दबी-घुटी उसकी जो 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 चीज़ें थी मेरे को जीवन में ये वो ही रहती हैं।
मूल मंत्र लेके व्यक्ति हो तो करने का काम वही है, वही आपकी चेतना को मोल्ड कर सकती है। एक ऐसी चेतना है जो आपको बिल्कुल बदल सकती है। वो कैसी होती होगी कल्पना ही करो आप तो। देखो, सोचो कि अभी जितनी ऊँची से ऊँची उड़ान भी है, वो भी एक एक साँचा है, जैसे साबुन ढालते हो आप उसमें डाल के, वो साँचा है तो उसके अंदर आप उसमें उड़ेल देते हो, उसको कह देते हो फ्री छोड़ दे उसको। मान लीजिए घोल को आप ये कहे भैया तू फ्री है अब इसके अंदर, फिर अरे फ्री किसका है? उस मोल्ड के अंदर जमने के लिए फ्री है वो। वही हमारे साथ है। तो एक चेतना ऐसी होती है, जो आपको एकदम बदल देती है। कल्पना करो उसकी। ठीक है, आगे चलें? कि यहाँ आके हाँ, बहुत एक दबाव सा ये महसूस करते हैं कि कैसे बताएँ ये बात? कैसे कम्युनिकेट करें? कोई व्यक्ति होगा क्या ऐसा, जो कहता है लो मैं फ्रीली माँ के लिए उपलब्ध हूँ? होता नहीं। हाँ, दीपक जी। यहाँ एक बात, आ, बचपन से ही एक ऊंचा आदर्श रखो, आदर्श आदर्श की बात सुना करते थे। लेकिन आदर्श जा करके कहाँ समाप्त हो जा रही है, खोखला बन के ही, जीवाश्म बन के ही रह जाता है। यहाँ मूल मंत्र की बात होती है, मूल मंत्र मिल जाए तो काम बने। हाँ। आदर्श रखने से नहीं होने वाला है। नहीं, ठीक है, नीचे गिरने से रोक लेगा आपको। पर आदर्श भी तो एक सुविधाजनक चीज़ है ना, जिसको जो सुविधा है वो आदर्श में ही जी रहा है। हम सारे ही एक बहुत अच्छे आदर्श में जी रहे हैं, कौन मना कर रहा है? किसी को भी पूछ लो, वो तो बढ़िया से बढ़िया ही जी रहा है। अरे तो फिर बाद में तेरा जीवाश्म क्यों बन गया यार? इसलिए जो मूल मंत्र वाला व्यक्ति है वो उन चर्चाओं में नहीं जाता। मैं, तेरा, ये उसमें जाता ही नहीं। माँ का उद्देश्य क्या है? वो तो इस ललक में जीता है, इस पैशन में जीता है वो, कि मैं दे दूँ उतना ही कम है, माँ का कार्य कर लें उतना ही कम है। यहाँ तो मेरे शरीर में थोड़ा-सा ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे रोग ये है। कितनी डिप्रेसिंग बातें हैं ये। कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? या कोई संस्था खोल के बैठा है, कोई क्या खोल के बैठा है। अगर ध्यान से देखो, सुंदर बातों के लिए कान तरस जाते हैं, अगर ध्यान से देखो तो। ऐसा व्यक्ति जो मूल मंत्र, अरे इससे तो आपके जो फ्रीडम मूवमेंट के लोग हैं, वो ही कितने स्पंदित होते हैं अपने उस चीज़ से। कामना में व्यक्ति कामना से स्पंदित होता रहता है, वो तो बहुत निचले स्तर के हैं। पर कम से कम जो सो कॉल्ड हमारे जैसे लोग हैं, वो उनके जैसे वेजिटेट तो नहीं करता, सड़ता तो नहीं कम से कम। जो जिसको ये करना है, मेरे को जीवन में कुछ साहसिक कार्य करना है, वो उसके लिए लगा रहेगा। उसके एक्ट्स देखिए आप। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी तल्लीनता किस चीज़ में रहती है? हमारी तल्लीनता है नहीं। थोड़ा-थोड़ा ये कर लें, थोड़ा-थोड़ा ये कर लें, थोड़ा कम्फर्ट, थोड़ा ये, थोड़ा ये। आप बारीकी से इस चीज़ को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चेतना जो हर समय स्पंदित होता है। सो रहा है वो कोई, ठीक है इसको रेस्ट दे देते हैं, पर वो अपने उद्देश्य में निवास कर रहा है, एक ऐसी चेतना भी है। जो प्रैक्टिकल बात नहीं करता, अच्छी बात करता है। क्योंकि सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी तो निम्नतम बात करवाती है आपसे। ये एक ऐसी चेतना है, कल्पना करो उसकी। ठीक है? जी, ठीक। अनिल जी? हाँ, ठीक बात है। हाँ, अंकल जी, अब इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे ये तो रिडल जो है बहुत ही डिफिकल्ट रिडल है, मतलब बहुत ही कठिन पहेली है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो अपने जैसे लेवल जो है वो आपका बढ़ता है, जैसे वो बच्चा खेलते हैं आपका वीडियो गेम, तो अब ये तो लेवल आपका जो है ऐसा लग रहा है कि जो है हाईएस्ट लेवल की चीज है इसको सॉल्व नहीं, करना। मैं जो कह रहा हूँ, वो तो आप देख हम्म, ही रहे हैं वो बात तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भई आप तो उसके जीवंत साक्षी हैं, सारे समय हम्म, सत्र होना, ये होना, वो सारी हो ही रही हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, एक चेतना ऐसी है, जो स्पंदित किसी और चीज़ से होती है। अदरवाइज़ तो आप उनके पास बैठते हो, चर्चा वही, मैंने ये शेयर हम्म। खरीद लिए या मैंने ये कर लिया, मेरी ये गाड़ी, मेरी ये घड़ी, मेरा ये। अरे यार! मतलब कोई अच्छी बात सुनने नहीं आ रही। हाँ, अगर वो आप इसको चर्चा का ध्यान विषय से तो वही। देखो,
थकान आती है इन बातों से, कितनी उल्टी आती है, अरे यही होगा। अभी तो मैंने लाइफ डिवाइन का सत्र किया था, आपके यहाँ जो वो जो ये हुआ था, कब ये जो हिंदी भाषी जी, क्षेत्र का हुआ था, हाँ भीतर चल हाँ। रहे हैं सत्र, बाहर क्योंकि मैं उस समय गया था, बाहर लूट रहे हैं मजा, वो दूसरे बाहर आके वहाँ के ये जो आपने मेन्यू बना रखा था उसके हाँ, फोकस तो उधर ही रहा ना, वो तो उधर। केवल, और जो आयोजक है उनका भी ये कि भैया टिफिन में डाल देना, यहाँ तो अच्छा बना ही बना है, वहां भी ले जाके खाएंगे। आयोजक भी खुश हैं ऐसे आयोजन से, आने वाले आगंतुक हैं वो भी, वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम उसके ऊपर बैठे थे बुकिंग के समय वहां, तो वो कुछ क्या था, वो आपका झलाना था या ऐसा कुछ नाम, वहां हाँ हाँ या वहां हाँ, वहां वहां चल जलाना रही थी क्लब, ना ये, जलाना क्लब, हाँ। वहीं चल रहा था ना। हाँ तो बिल्कुल। वहां वो आके क्या कहते हैं कि जी ये, अब ये बिहार का ग्रुप था या एमपी का ग्रुप था, जी। इनको आप 2-3 दिन एक्सटेंड कर दो तो ये हनीमून के लिए आए। अरे भाई, ये कोई बात हुई? तो जब आप सैंपल ये उठाते हो बारीकी से, तो आप ये देखते हो ये हुआ क्या? ये कैसी वीरानगी है? मतलब क्या है ये? इससे तो कम से कम आपका जो जो इस चीज के लात मार के चला जाता है वो बहुत अच्छा है, उसने तो जीवित रख रखा है इस देश को। ये कह रहा हूं मैं कि एक ऐसी चेतना है जो इसके लिए स्पंदित होती है, जिसकी प्यास इतनी गहरी है, जो कहती है नहीं मैं इन चीजों से प्रभावित नहीं, अदरवाइज तो आप तो देख ही रहे हो, भाई हम सत्र कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, पर वो इस चेतना में प्रवेश कर सकें तो आप गति करोगे, नहीं तो निगल जाएगी ये चीज, निगल चुकी है लगभग। तो अपने तो अब क्या करना है अनिल जी, सारी चीज आपने देख ली, करने का काम अब क्या है वो देखो। चेतना का एक स्तर ऐसा निश्चित होना चाहिए, भाई इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि हाँ ऐसा स्तर होता है चेतना का, जिसमें ये प्रीऑक्युपाइड है वो अपने उद्देश्य के प्रति, और वो उद्देश्य इतना है, अब उसके लिए क्या करना है आप सारे समझदार हैं। पर मैं तो आपको निवेदन ये कर रहा हूं भी, चेतना का एक ऐसा स्तर है, अरे कल्पना तो करो उसकी, क्योंकि सही आप बात। देख रहे हो वो सारे सत्र वगैरह, वो तो उनका क्या हश्र होता है। हमसे अच्छा प्रमाण कि श्री अरविंद की वाणी, उसकी बात करें, और फिर उसका क्या होता है, वही बातें, मतलब अभी बाहर सत्र करके आए, अंदर बैठे हैं टेबल के ऊपर, और वही बातें। तो मैंने कहा "अरे, ये क्या हुआ, गेट तक ही तू तो उसको कैरी करके नहीं लेके गया, ये क्या हुआ भाई"। यही है, यही बात है। वस्तु स्थिति तो यही है, और ये रोज देख रहे हैं हम। क्यों अनिल जी, बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब, यही हो रहा है। उसमें ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा अभी। बिल्कुल तो ठीक। ये मैं देख रहा हूं, और इससे बड़ा ये मेरे को लगता है कि ये हुआ क्या, ये कैसे बताएं ये विचार, श्री अरविंद कह रहे हैं कुछ, हम अपनी शब्दावली से वो समझ रहे हैं। अब बताओ कैसे समझ में आए ये बात। वो तो इसलिए जो अपने को समझा हुआ है ना, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, एकदम, एकदम, अब उससे एकदम क्या यही कहो। बात है। इसलिए कॉन्सिक्रेशन ही इसकी जड़ काटती है, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण है, वो ही इसकी जड़ काट सकता है, और किसी दूसरी चीज में ये शक्ति नहीं है। पहले तो आप में कुछ हो, आपने कुछ अध्ययन वध्ययन किया हो, आप में कुछ, अरे सुबह 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 उठने का ही आप में हो, नहीं तो उठते ही नहीं व्यक्ति, हाँ, उठ ही नहीं पाते। जब तक थोड़ी गहराई नहीं आएगी, जब तक चीजें समझ नहीं आ सकती सर। पहले तो ये हाँ। हो, फिर बाद में आप में इस चीज के कारण बुखार नहीं चढ़ जाए सिर के अंदर कि मैं कुछ हूं। पहले तो अभी कुछ नहीं है तो भी बुखार सिर में चढ़ी हुई है, कुछ हो जाए तब तो कहना क्या। एक को ये कह दिया अरे सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है, जब अगर प्रश्न ये करता है उसके इसी चीज की बुखार है सिर के अंदर। कहाँ आध्यात्मिकता, कहाँ कोई और। ये ज्वर उतरे, इसलिए हमारे पुराण इसको नाम देते हैं ज्वर। अलग अलग ज्वर चढ़े हुए हैं हम सबके, ये उतरे तब गुरु की कृपा आए। तो श्री अरविंद और माँ का साहित्य जो इतना, मतलब कैसी चीज, कैसी निधि, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं ये देखो आप। ठीक बात। तो ये है इसलिए। हाँ पंकज भाई, आप जो कह रहे हैं कि चेतना की ऐसी स्थिति है, इमेजिन तो करो
तो हाँ, चेतना तो फिर माई लेकर आएगी ना, हमारी मैकेनिकल नेचर तो चलती है, तो इमेजिन करने से तो कोई चेतना नहीं हमारी इंक्रीज होगी। ऐसे ये तो ऐसे ही हम। होएगी। मैं मैं कह रहा हूँ उसको विजुअलाइज़ करो ऐसी चीज़ को। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू आपको ऐसे ही करनी पड़ेंगी और आप इमेजिन भी तो कोई अनरियल चीज़ नहीं कर सकते ना। इमेजिनेशन भी तो बहुत पावरफुल चीज़ है आपकी। आप करके देखो। भई ये तो करने में तो इसमें क्या लगता है आपका? हाँ जी। परिणाम नहीं आएगा भई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पर मैं तो आपको कह रहा हूँ ऐसी चेतना होती होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या आप ऐसी की भई होती है ऐसी जो अपने मंत्र में निवास करती है, क्या ऐसी चेतना होती है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, होती है क्या ऐसी? होती, डेफिनेटली होती होगी। वो बिल्कुल। कैसे देखती होगी जगत को? भई कौन लाएगा, कौन नहीं लाएगा वो तो बाद की बात है। अगर ऐसी चेतना होती है, मैं तो एक एक ये प्रज्ञान इसको ये जैसे आज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और ये 4 जो है ना, हाँ जी। आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान, ये 4 शक्तियाँ हैं। ये ये प्रज्ञान की है। आप पहले इस चीज़ को जियोगे तब तो जी लोगे उसको, पहले ही आपकी अरे यार! अगर मैं ये चीज़ बन जाऊँ, तो क्या मैं कैसा महसूस करूँगा? तो कृष्ण प्रेम ने उस मूर्ति को देखा, बुद्ध की मूर्ति को, कि ओहो! इनके चेहरे पे ये भाव, क्या ये भाव संभव है? अगर ये भाव संभव है, मूर्ति में ये भाव आ गया, यही करने लायक चीज़ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसी चेतना होती है, जो आप ये कह रहे हो, हाँ, भी होनी तो चाहिए। ये स्वीकार करने में तो दिक्कत नहीं है कि ऐसी चेतना होती है, जो अपने उद्देश्य में ही निवास करती है। सोती, उठती, बैठती, जागती। अगर किसी समय विस्मृति हो भी जाए, तो फिर फटाफट आ जाती है उसके ऊपर। अगर ऐसी चेतना है, तो क्या आपको चाहिए क्या ये चेतना? हाँ जी, बिल्कुल। उसके लिए क्या-क्या आवश्यक है, धीरे-धीरे विचार करो। मतलब जिसमें और कोई दूसरी चीज़ें अगर और कोई दूसरी चीज़ें आपके लिए कीमती होंगी, आप ये कहो नहीं-नहीं ये 4 चीज़ें तो नहीं, इनको नहीं, तो ये नहीं हो सकती। भई नियम तो वो चेतना बनाएगी, अब आपको कैसे रखेगी, कैसे नहीं रखेगी, आप थोड़ी नियम बना सकते हो। वो चेतना बनाएगी अब आके नियम। हमारे आग्रह है, उल्टा नहीं ये वाली चीज़ों को नहीं टच करो, इनके ऊपर करो। एनी हाउ पर ये सारी चीज़ें आपको जब आप ये प्रश्न करना शुरू करेंगे, ये आप में स्वयं में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भई तुरंत में है नहीं, तो कैसे होगी तो आप उस चेतना में इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े समय सोच के ही निवास करना शुरू कर दो। विचार तो करो हाँ। क्योंकि मनुष्य एक मानसिक सत्ता है, विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप में एक शक्ति है ये। नहीं है, धीरे-धीरे करोगे, डेवलप हो जाएगी। आपके अगर दबाव रखोगे चेतना की, तो उसके संबंध में विचार आने शुरू हो जाएँगे, चीज़ों के प्रति क्लैरिटी की अगर मैं ये कह रही हूँ, तो ये वाली बात तो नहीं हो सकती, ये कह रही हूँ, तो ये नहीं हो सकता, हाँ, इसमें तो ये हो सकता है, ये है। उस आधार पे धीरे-धीरे आप चलोगे, फिर ये पाओगे, उसमें आगे जाओगे, तो आगे का मार्ग और नज़र आएगा। ये चलने का तरीका है। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है। ये बात कोई बता ही नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहे? मेरे समझ नहीं आ रही। इसलिए एक वीरानगी है। आप लोग मेरे को कुछ वीडियो के सैंपल ये वो भेजते ज़रूर हो, इम्प्रेशन नहीं डालता कोई भी, टच भी नहीं होता। क्योंकि कोई दूसरी चीज़ है जो उसकी पुकार कुछ और है, वो कुछ और देखती है। अगर आपको इस प्योरिटी का स्वाद आ जाए, तो आप स्वयं भी कह दोगे, नहीं मेरे को कुछ मतलब नहीं है इन चीज़ों से। आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। तो एक ऐसी चेतना है, अगर आप स्वीकार करते हो, तो जीने लायक वही है। चेतना का वही स्तर है। मैंने आज बहुत स्पष्ट तरीके से चीज़ों को आपको जो साइकोलॉजिकली जिस तरीके से बताया जा सकता है, शब्दों की तो बड़ी समस्या है। कैसे कम्युनिकेट करूँ मैं नहीं जानता कि मैं अपने आप को बता पाया हूँ या नहीं पाया हूँ। पर मैं जब बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो धोखा-सा ही महसूस होता है, कि जो अपने इसी में निवास कर रहा हो, जो जिसमें ये
जुनून हो, अरे देश के लिए ही लोगों में होता है, माँ श्री अरविंद के लिए नहीं हो सकता। कितने आयोजन, कितनी और बातें, एंड रिजल्ट क्या उसका? वही महत्वाकांक्षाएँ, वही पाशविक चीज़ें, वही बातें। अरे तो ये क्या हुआ? क्या रहा ये? कामी पुरुष सारे समय अपनी कामना में रहता है। तो जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक, उनसे तो वो बेटर है जो सारे समय उसी के अंदर है। ये कम्युनिकेट मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी आज से पहले नहीं आई। रोज़ एक ऐसी नई चीज़ें हैं, जो अनिल जी ठीक कह रहे थे, रोज़ नई ये एक विशेष बात है ये। एक नई चीज़ है ये। अभी कैसे आ रही है ये? फ्रेशनेस के बिना कैसे आ सकती थी आप सोचो? कोई ध्यान यहाँ तक नहीं लेके आ सकता, कोई दूसरा कुछ नहीं यहाँ तक कैसे ला सकता है? कोई साहित्य यहाँ तक नहीं लेके आ सकता। दीपक जी। नहीं, ये तो कम से कम ये है कि जो अभी बंधी बंधाई व्यवस्थाएं हैं, उसमें तो सड़ांध आ रही है। फ्रेशनेस की तलाश तो है। रही बात वो चीजें जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो लगभग उस सड़ांध में तो जिएंगे ही। वो खोज रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी चेतना है, जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य में निवास करता है। तो इस आधार के ऊपर अब सारी चीज़ें देखें और देखें, वीरानगी-सी महसूस होती है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, देखिए अब पता नहीं अब किसको क्या महसूस होता है, पर विचार मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ क्या अपना? आप तक कुछ पहुँच रहा है क्या? दिन भर की यदि जीवन शैली देखें तो संतुष्टि तो नहीं मिल रही है। जो चीजें कर रहे हैं करके भी जो है से कुछ नहीं लग रहा है कि हम कर रहे हैं। बस ऐसे ही एक यंत्रारूढ़ की भांति चलाए जा रहे हैं। कुछ नई चीज फ्रेशनेस की तलाश तो है। रही बात आज जो बातें बताई जा रही हैं, हल्का हल्का केवल आभास मात्र हो रहा है। कोई हुँ। उसमें ऐसी चीज है, नया नया तत्व ऐसा है हाँ, उसको मैं पकड़ने की समझ पा रहा कोशिश। हूँ। इसीलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये। ये है नहीं, यहाँ भी हमारे पास सारे हैं, पर उनके है नहीं ये बात। अगर मैं ये कहूँ, ये क्या हुआ ये? ये कह क्या रहे हैं? क्योंकि किसी से आप ये बात कह ही नहीं सकते। अब वेद के संबंध में वो क्या कह रहे थे? पहले तो आपको उसका आइडिया हो वेद का खुद का, आपने उसकी तैयारी करी और फिर वो जो कह रहे हैं उसका आकलन, उनमें तो कोई बैठा ही नहीं था वैसा। अब आप टैली कर किससे करो ये पॉइंट्स? आप अगर 2 जने बैठ के चर्चा भी करो, तो चर्चा करने के लिए एक अरे कॉमन ग्राउंड तो चाहिए। तो कोई व्यक्ति हो तो कॉमन ग्राउंड तो चाहिए, कि यार ये क्या कहा? अगर वो पॉइंट्स मैं एक-एक को लेके आपके प्रति आपको खोलना भी शुरू करूँ, तो पहले तो वो बैकग्राउंड तैयार करो, तो अब करो किससे ये टैली, कि ये हो क्या रहा है? आपने मास्टरी अरविंद के लिए एक संस्था कर रखी है और फिर बाद में आप पॉइंट्स टैली कर रहे हो, लंबे समय आपने इसमें बिताया हो। जो आप बारीकी से कि ये विचार के रूप में आपको जड़वाद यहाँ लेके जाएगा, आपका एस्थेटिक है वो यहाँ तक लेके जाएगा, मास रियर विंद यहाँ। अब ये चर्चा करो किससे? इसलिए कहता ज़रूर हूँ मैं, कहने सारी श बातें कह रहा हूँ। अब ये हो तब हो इम्प्रेशन इसका पता नहीं अब ये क्या है? शब्द खोजने में तो मेरे को बहुत मेहनत लगती है कई चीज़ों के, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि साँस भारी आने लगता है। क्या करें अब इसका? कुछ-कुछ कम्युनिकेट होता है क्या देविका जी? क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी, पंकज सर। आपने जो पहले भी आप कहते थे कि कि भी कहो कि मदर को बिलॉन्ग करते हो। तो
ये पहले बाहर से ही शुरू हुआ, जैसे एक ही विचार से स्टार्ट हुआ। जब वो विचार बहुत ज्यादा अंदर डीप चला जाता है तो वो फिर चेतना के ऊपर काम करने लग जाता है। फिर उसके बाद में जो और विचार आते हैं वो उसके साथ में टकराते हैं। जब मैंने कहा कि हाँ मैं माँ को बिलोंग करती हूँ, अब ये बहुत स्ट्रांग आ गया, तो उसके बाद जो और चीजें आई तो फिर उसके कंपैरिजन में करते हैं कि भाई अगर मैं माँ को बिलोंग करती हूँ तो ये ऑपोजिट चीजें क्यों हैं। तो फिर वो कंपैरिजन आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे मूव करते हैं। और इसी तरीके से जब आपने एक बार कहा था कि माँ मेरा आप भोग लगाओ, इस तरह से कुछ कहा था कि आप भोग कुछ ऐसे कहा था कि भी प्रसाद के रूप में ऐसे कुछ था आपने बोला। तो वो चीज भी जो थी वो चीज वर्क करने लग गई। अब जो आपने आज ये नई बात बोली है कि भी उस चेतना को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि वो चेतना कैसी होगी, तो वो भी अब एक बार ही वो भी, ये तो नई बात ही है तो इसको भी एक बार ही सोचना कि वो कैसी होगी, क्या होगा। देखते हैं कि उससे क्या होता है। बट उससे पहले हाँ जो जो आपने बताया कि मेरी सारी एनर्जीज माँ के लिए है, तो जब ये पहले तो ये बोलना ही शुरू किया था, जस्ट मैकेनिकली ही करा था जब आपने बोला था, बट वो मैकेनिकली ने अंदर कॉन्शियसनेस के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दिया, दबाव डाला हाँ और उससे आगे मूवमेंट हुई। हम्म। तो अब जो आप ये कह रहे हैं तो ये भी अब फिर ये भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ रविकांत जी, आप क्या बोल रहे हैं? सर ऐसा है कि 2 दिन से जो हमारा डिस्कशन चल रहा है और जो अभी अभी इन्होंने कहा, देविका जी ने, कि आपके कहने के बाद ये हमारे चेतना में डीपली वो कर रही है, मैं इस चीज से असहमत हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये सब जितनी भी हम बातें कर रहे हैं 2 दिन से, ये 2 चीजें हैं। एक तो मानव चक्र में श्री अरविंद जी ने लिखा है, और दूसरे ये है कि जो भक्ति भाव है और जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, जहाँ तक आप गहराई में लेकर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये बातों से नहीं पैदा होती है। ये जब तक हमारी साइकिक की ओपनिंग नहीं होगी तब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। मेरी निगाह में मुजफ्फरनगर में एक लड़का है जो 14-15 साल का है। वो स्कूल पढ़ने जाता है और उसके अलावा बाकी टाइम जो है वो 24 घंटे मंदिर में बैठ के भगवान कृष्ण की पूजा करता रहता है। और वो जो उसके अंदर जन्म से पैदा हुई है, वो रात दिन भगवान कृष्ण की पूजा करता है। किताबों के अंदर उनकी तस्वीरें निकलती हैं, जिस चैप्टर को पढ़ रहा है उसमें वही फोटो लगी हुई है। वो वृंदावन भी जाता है और भक्ति में लगा रहता है। तो ये चीजें बातों से नहीं पैदा होती हैं, ये जन्मजात पैदा होता है, भाव होता है, भक्ति भाव की चीज है। अभी आपने कहा भी था कि वो भाव पैदा नहीं हो रहा। वो भाव हमारे लेक्चर सुनने से पैदा नहीं होगा, वो तो एक ऑटोमेटिकली साइकिक बीइंग की जब ओपनिंग होगी तो हमारे अंदर वो भाव पैदा होगा। दूसरी चीज मैंने एक बार और कही थी, एक आध साल पहले, कि कई कई औरतें आपने ऐसी देखी होंगी, आदमी ऐसे देखे होंगे, जो पूजा करते रहते हैं और रोते रहते हैं, श्री कृष्ण जी से बातें करते हैं। तो वो डीपली वो उस चीज को कर रहे हैं, वो हमने बताई नहीं उनको, या किसी ने लेक्चर नहीं दिया उनको, वो उनके अंदर भाव है, भाव से पैदा होता है। तीसरी चीज ये है कि जैसे कि हम अगरबत्ती जलाते हैं, एक तो मैकेनिकल अगरबत्ती जलाते हैं, मैकेनिकल। दूसरे कुछ घर ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ परिवार ऐसे हैं या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जब तक वो अगरबत्ती नहीं जला लेगा तब तक उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, या वो पूजा नहीं कर लेगा तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो वो हमने उसको बताई नहीं है, वो उसके अंदर भाव पैदा हो गया है और वो जुड़ गया है माँ से, या जो भी उनका प्रीति है जिससे भी उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें बातों से नहीं पैदा होंगी सर, ये चीजें तो ऑटोमेटिकली जब ऊपर की ग्रेस आती है और साइकिक ओपनिंग होती है तब जाके ये चीज पैदा होती है। मेरा ये कहना है इसमें। हाँ, नहीं, पर आपकी बात में और जो देविका जी कह रही है उसमें कोई अलग-अलग बातें नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। आप सही कह रहे हो, पर इसके अंदर आप ये देखते हैं कि ज्यों-ज्यों क्लैरिटी आती है इस सब्जेक्ट के ऊपर, अगर ये बात श्री अरविंद की ऐसे खोली न जाए, भई आप लोग एक-एक फ्रेमवर्क के हिसाब से बैठे हैं, पर ये दर्ज हो रही है माँ श्री अरविंद के कितने असंख्यों भक्त हैं, वो किस चेतना की स्थिति में है, उनके लिए तो शब्द पहली बार इस तरीके से हम खोल एक दृष्टिकोण तो खोलने का लाइन बाय लाइन। आप 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग जो भी हैं, वो चेतना की एक स्थिति में हैं, पर माँ श्री अरविंद से जुड़े पता नहीं कितने असंख्यों लोग और हैं। इन लाइनों को कैसे, और वही आप किसी और दूसरे समय आपको ये कि मानव चक्र का ये लाइनें मेरे को पढ़नी हैं, तो आप तुरंत ये लाइनों को ऑन रिकॉर्ड मिल जाएँगी कि रेफर कर लोगे।
भाई हम अगर केवल भाव की बात करें पर आधार क्या पकड़ के चलें, अभी हमको तो स्वाध्याय तो श्री अरविंद की पुस्तक का करना है। और उसके माध्यम से आपके पास जैसे बच्चा, हम कह रहे साइकिक उसके जीवन के अंदर सब काम कर देगा, अरे तो फिर भी आप उसको एबीसीडी भी सिखाते हो, सारी चीज करते हो कि साइकिक जिस दिन आए उस दिन साज के ऊपर भी मास्टरी मिल जाए उसको। आपको क्या पता उसका साइकिक ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा, उसका साइकिक मैथ्स में आ जाएगा, इसलिए आप उसके सामने जितनी संभावनाएं हैं, जितनी सारी वैरायटी है, सब दे देते हैं। अब और श्री अरविंद की ये नवीनता है, यही बात जो है वो मैं समझा नहीं पा रहा कि लोग जो कह रहे हैं उसको जो आप भाव मान बैठते हैं, उसकी पराकाष्ठा तो चैतन्य महाप्रभु हैं। उसकी पराकाष्ठा तो लोग लेके चले गए। हम इन चीजों को बिलोंग नहीं करते। श्री अरविंद और माँ जिस नए सूर्य के आगमन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? ये है, अरे बौद्धिक स्तर के ऊपर ये समझ में आए, ये चर्चा करें। अब ये हम कहें कि हम इसके लिए तैयार हों तब चर्चा करें, तब तो न तैयारी होगी न चर्चा होगी। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप थोड़ा समझते हो, उसको जीवन में उतारते हो। भाई आपने जो यात्रा शुरू करी, इसमें जो ये चर्चा परिचर्चा से कितनी चीजें आपकी खुलती होंगी ना। तो जो आपके ग्रे कॉर्नर्स थे पहले, वो अब नहीं रह सकते। तो उन ग्रे कॉर्नर्स के अंदर अचेतना घुसी रहती थी, अब नहीं घुसी रह सकती। आप सोच समझ के तो उस काम में संलिप्त नहीं हो सकते। तो इस मार्ग में तो आपको थोड़ा सा भी कोई रिलीफ देता है। ऐसे क्षेत्र में जहां मेरे को अभी सांस ही नहीं आ रही, वो कह रहे 15 मिनट की ये गोली सांस दे देगी कि फटाफट दे, लाइफ सेव हो जाएगी इसकी। तो इस जगत के अंदर तो किसी भी चीज से आपके थोड़ा भी प्रकाश आता है तो वो आपके जीवन को बचा लेगा। यही काम हम कर रहे हैं। ये केवल बातें नहीं चल रही, यही तो मैं कह रहा हूं। ये कोरी बातें नहीं चल रही। कोरी बातें तो इन्होंने देखी थी, वेद की वगैरह की कोरी बातें थी वो। ये कोरी बातें नहीं है। कोरी बातों के लिए आप कैसे आकर्षित होके आ सकते थे? ये तो सीधे उनकी उपस्थिति है जो आपके चाहे न चाहे, देर सवेर सब तैयारी कर रही है। फिर व्यक्ति के ये है टेम्परामेंट, कोई कर्म प्रधान है तो कर्म के माध्यम से उसके भावना आ जाएगी, सारी चीजें उसके ज्ञान कर्म के माध्यम से आ जाएगा। कोई भाव प्रधान है, पर भाव का आपने कहा कि वो खूब मंदिर में रोते हैं और करते हैं, पर वो दुकान के ऊपर जाके गलत तोलते हैं। वो कितना भी वहां रो रहा है, ये पूरा देश मंदिरों में जा रहा है, पर आप ये कहोगे कि पोर्नोग्राफिकल साइट्स सरकार कह रही है बंद करेंगे, हो अल्लाह मचना शुरू हो जाता है, तो ये कौन से लोग हैं? यही श्री अरविंद कह रहे हैं, जो बीच की खाई है आपकी भाव की और आपके कर्म की, ये चेतना का आमूल परिवर्तन। और उसी के लिए मैंने कहा चेतना की एक ऐसी स्थिति होती है, इसको पहले तो स्वीकार करो। अभी तो स्वीकार ही कहां कर रहे हैं हम? भाई केंद्र खोल के भी हम स्वीकार नहीं कर रहे ना, कोई भी। ये मैं सारी बातें तो आपकी और उनकी बातों में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पर इसको रखें कहाँ इस ठीक को? भाई मोती तो बढ़िया है आपका, पर माला में कौन सी स्थान पे आएगा? ये पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल्स पूरी दुनिया की हो, पर श्री अरविंद जिस पर्सपेक्टिव में रखते हैं वैसे नहीं देखो तो क्या देखो? क्या समझ में आया? ठीक है रविकांत जी, समझ रहे हैं आप ये बात? ये अब आपने समझाई, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कथनी और करनी में फर्क है। हम अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। जो आपने उदाहरण दिया, दुकान में जाके हम डंडी मार रहे हैं और मंदिर में बैठ के हम रोते हुए पूजा कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क हाँ, हाँ, बिल्कुल। है। और ये बात भावना बिल्कुल ये सही है, भावना गलत नहीं है उसकी भावना। मैंने हम्म, देखा है मंदिर में इतनी भीड़, जब मैं जयपुर जाता हूं, मैं तो 2 या 3 जो गोविंद देव जी का मंदिर है, अरे सुबह पहले हर उम्र का, ये भी नहीं, आप जाके देखो पांव रखने जगह नहीं। कई कई किलोमीटर तक पांव रखने जगह नहीं रहती कई बार। और यही लोग फिर बाद में उनको, सुबह आप देखो उस समय मंदिर में कि वो, और उनके जो जो भाव है उनके प्रति, उस पे आप शक नहीं कर सकते। उसी को जाके फिर ये, इसको हमको परिवर्तन इस बाहरी प्रकृति के ऊपर लाना पड़ेगा। आज तक की जितनी पद्धतियां आई, उन्होंने अपने काम किए होंगे, पर मां श्री अरविंद की जो सरकार है, वो पूर्ण रूपांतर की बात करती है। इसलिए हर चीज को हाथ में लेना पड़ेगा उसमें। हर चीज हाथ में ले ली, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, हर चीज के अंदर मां श्री अरविंद बैठे हों, आ जाओ सामने।
इस चीज के लिए सामने आ जाओ, साधना भी हो जाएगी, जीवन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं है तो ये पुकार करने वाला भी बाद में कोई नहीं मिलेगा, फिर बैठे साधना करते रहो अपनी अपनी, और वो साधना के नाम से जो होता है सो होता है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। देविका जी, कल मिलते हैं। हाँ जी, जय जय श्री मां। जय श्री राम।